1976 में जब ये देश इमरजेंसी के काल से गुजर रहा था, आज यहाँ पे जब्बार भाई हैं, हमारे जुनैद भाई हैं, आज वफ पे चर्चा हो रही है ना, जेपीसी में एक्सटेंशन दिया गया ना, सबको अपनी बात करने का मौका दिया जा रहा है ना, नहीं दिया जाएगा तो आगे बोलेंगे ना। मैं पूछना चाहता हूँ, हमें कहाँ मौका दिया गया? सेकुलर और सोशलिस्ट ना जोड़ा जाए, इस पे क्या कोई डिबेट हुई? आपने लाके इमरजेंसी में जोड़ दिया, थोप दिया हमारे ऊपर। कोर्ट में क्या हुआ? एक मिनट नहीं, डॉक्टर अभी कामरान मलिक जी बोलेंगे। एक मिनट नहीं, कामरान मलिक ये जो सोशल और सोशलिस्ट और सेकुलर, हालांकि उस पर बहस आज नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हम सड़क पे उतर कर पत्थर तो नहीं चला रहे ना। इसका क्या जवाब है? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, 500 साल पुरानी बात नहीं करी इन्होंने। मैं भाई से यही कह रहा था कि आप जो है टाइम पीरियड कोट करो। 500 साल पुराना मुद्दा आज की डेट में उठाना, जो कहते हैं बिल्कुल भी जो है कहते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के किसी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है ही नहीं। और देखिए, ये जो गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसको मैं एक कायरता कहूंगा। रीजन मैं बताता हूं आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर, कोहिनूर जो है वो उसने इंडिया को जीता, कोहिनूर चला गया ब्रिटेन के पास। जब 1947 हुआ, 1947 में आजादी मिली, तो पाकिस्तान ने भी क्लेम किया और इंडिया ने भी क्लेम किया कि हमारा कोहिनूर वापस करो। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कहना क्या चाहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जीती थी और हमने सरेंडर किया था, आज वो हमारी मिल्कियत नहीं है। यानी जो चीज बरसों साल पुरानी, बरसों साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे जहां चली गई वहां चली गई। तो एएसआई ने क्या इस मामले में? नहीं कामरान साहब, कामरान मलिक साहब सुनिए, आपने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया। सुनिए, सवाल भी सुनिए। आपने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश हुकूमत ने हमसे जीता और वहां चला गया। क्या एएसआई ने संभल के मामले में ऐसे कोई रिपोर्ट दी है कि वहां पर बाबर ने या मुगलों ने वो मंदिर जीत लिया, हमने उनको सौंप दिया, इसलिए वहां पर मस्जिद बना दिया जाए? ऐसा कोई हिस्ट्री इनके पास भी नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट है, 1875 में एएसआई की रिपोर्ट है। पास आइएगा। नंबर वन, हिस्ट्री इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब लीजिए, किसने किया? अभी आप हिस्ट्री का एग्जांपल दे रहे थे। इट इज अ सेकेंडरी एविडेंस। एविडेंस तो है, इट सपोर्ट द सेक्शन 58 है इंडियन एविडेंस एक्ट। इट शुड बी। और अयोध्या में राम मंदिर केस में हिस्ट्री Okay. अनदर एविडेंस। Let's clarify it also. एक मिनट, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। होल्ड ऑन, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। संभल पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, आपको बताते हैं ये दावे क्या है। संभल में मंदिर मस्जिद पर क्या तर्क है? हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या क्या कह रहा है ये समझिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हरिहर मंदिर है जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमेशा से ये ऐतिहासिक शाही मस्जिद थी। 1529 में बाबर ने मस्जिद तुड़वाई, मस्जिद बनवाई और गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंभीर नुकसान होगा। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबर ने मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंभीर नुकसान होगा। हिंदू पक्ष कह रहा है यहीं पर कल की अवतार होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल आधारहीन है। अब यहां पर सवाल यह है जुनैद साहब, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन तय कैसे होगा? अगर कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है तो कहां तय होगा? कानून से तय होगा या फिर जनता की अदालत में तय होगा? कैसे होगा? सड़क पर तय होगा या कोर्ट में तय होगा? देखिए, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था और आजादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी कम्युनिटीज थी, सबको साथ मिलकर के सिर्फ चलने की बात नहीं थी, बल्कि मुल्क को तामीर करने की बात भी थी। और जितने इस तरह के मुद्दे थे, आप समझ लीजिए एक तरह से दब से गए, ख़त्म से हो गए थे कि अब हम नए सिरे से नए हिंदुस्तान की तामीर करेंगे। और एक चीज़ बहुत क्लियर कि मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान बांट करके अगर हमें आज़ादी मिली तो वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। और इस मुल्क में बहुत बड़ा जुर्म हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाया गया, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा जुर्म मैं कुछ और नहीं मानता। अब रह गई बात, मेरे सवाल पर नहीं आया। हाँ, मैं आपके सवाल ही मेरा सवाल ये था कि अगर कोई एक पक्ष कोर्ट जा रहा है तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा या पत्थर से मारने लग जाएगा? एकदम कोर्ट जाएगा, पत्थर से नहीं मारेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उसी दिन फैसला हो रहा है, उसी दिन सर्वे हो रहा है। कानून की नजर में इससे पहले क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को? नहीं, तो ये कानूनन गलत है क्या जो आप एग्जांपल दे रहे हैं? कह रहा हूं मैं, नहीं, तो अगर कानून की नजर में गलत नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। अगर एक मिनट रुकिए, 19 तारीख को जो कोर्ट में पक्ष गया,
और उसी दिन सर्वे का आदेश हो गया। क्या ये किसी कानून में ये प्रक्रिया गलत है? हाँ, ये गलत है बिल्कुल जी, गलत है, गलत मुझे है। बोलने गलत है? दें। बिल्कुल गलत है इस एतबार से कि दूसरे पक्ष को भी अपनी बात आप कह रहे रखने का हक हासिल हैं है। आप कह रहे हैं और कि जाहिर वहां सी की बात सिविल है, कोर्ट ने गलत प्रक्रिया अपनाई, आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल मैं हाँ जी, सवाल बिल्कुल। उठा रहा हूं, हाँ, सवाल उठा रहे हैं, सवाल विष्णु उठा रिप्लाई रहा हूं। मैं जवाब दे दूं? हाँ, हाँ, विष्णु, थोड़ा ये मुझे जरूर समय बताइएगा कि अगर इससे पहले अब जवाब अब अगर अनइंटरप्टेड समय दे दें तो नहीं, आपने इंटरप्शन नहीं किया तो भी नहीं करेंगे, आई गेस नहीं करेंगे। मैं कुछ और बातें अभी कहना आप चाह रहा हूं। बोलिएगा, मैं बोलिएगा, कुछ और पहले कहना इसका चाह जवाब आ जाए, ये क्योंकि सीनियर कोर्ट पे तो सवाल मैं उठ बता गया। दूं, हाँ। ज्ञान व्यापी के केस आपने कहा इससे पहले कहीं नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं ज्ञान व्यापी के केस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था एडवोकेट कमीशन के सर्वे करने का, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज किया गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने जो इतना कह रखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता है, एकदम गलत है। 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ की मैंडेट क्या है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने तो कह जाएगा, रहे हैं ऐसा कुछ सर, मेरा मेरी बात, अरे मेरा भैया जो बात सवाल ही है नहीं, उसका नहीं, जवाब नहीं, प्लीज, दे प्लीज, दीजिए। रुकिए, उनको बोलने दीजिए, एक उनको ही बोलने दिन में सब कुछ हुआ, उसका आपके जवाब बीच दे में नहीं दो। बोल रहे थे वो। इससे हाँ, पहले पूछ के कब करा हुआ? जाएगा कुछ हुआ, क्या उसी का सब जवाब दे रहे एक दिन में सब ये कुछ बताइए हुआ। कब कोर्ट इसका के जवाब दे निर्णय दो। यार आपने मुझे एज आप बताएंगे। भैया आपने मुझे एज लॉयर बुलाया कि मैं यहाँ पे, मतलब आप बताइए एज अ आप लॉयर बात ही नहीं आपसे कर- बोल रहे हैं बात कि ही एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो गया? जवाब तो समझा तो रहे आप। हाँ, समझिए, समझा रहे हैं। हाँ, समझाइए। पहली बात, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉज लिस्ट नहीं बनती है। ठीक है। तो अगर कोई भी केस वहां पे 11-12 बजे तक फाइल किया जाता है तो 2 बजे जज साहब के सामने पेश होता है उसी दिन। और ये सिर्फ एक सिविल कोर्ट का नहीं, ऑल अक्रॉस यूपी जितनी सिविल कोर्ट है, किसी भी वकील को बुला के इंटरव्यू कर लीजिए कि जब आप केस दाखिल करते हो फ्रेश मैटर तो कब लिस्ट होता है, उसी दिन सेम डे 2 बजे पेश होता है। दूसरी बात, एडवोकेट कमीशन का सर्वे जो है कोर्ट एक्स पार्टी क्यों कर सकती है, उसके मैं कारण बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। कोर्ट में यह प्रपोजिशन किया है कि एडवोकेट कमीशन जो नियुक्त होता है इसका ओपिनियन फाइनल नहीं है, इससे किसी भी पार्टी को कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। अगर कोई आज आपसे कहे गौरव भाई कि हम चाहते हैं कि यहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आके कर ले, तो कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें किसी को क्या नुकसान हो सकता है। आप जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करोगे, लाके रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट के बाद सारे लोगों को टाइम मिलेगा कि गलत है सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं गलत है, ये तो वकील हैं। गलत है। गलत है। नहीं, सुने हाँ, मैं जजमेंट बता रहा हूं ना सुप्रीम कोर्ट का। 1989 1 SCC पेज 19 कंट्राडिक्ट करें, डिबेट खत्म, मैं बाहर चला जाऊंगा। बताइए कामरान साहब, बताइए। नहीं, अभी वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब जवाब दीजिए। देखिए, कानून की बहस हो रही है। देखिए कानून की बहस। आज तक मेरी जो है 25 साल की प्रैक्टिस हो रही है और सीपीसी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज तक सबसे पहले तो जो सूट, अरे वो रखो, वो सुप्रीम कोर्ट के सर ऐसे बात मत करिए आप। अरे रखो, अरे आप ऐसे नहीं, कानून का लॉजिक दीजिए सर। कानून के बदले कानून, बात करो सर। देख लेंगे सर कानून, अरे बाहर चल के देख लेंगे क्या होता है कानून। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ बात करिए। बाहर चल के आप तमीज से बात करो सर, थोड़ा बाहर चल के देख लेंगे यार। नहीं, क्यों बात चल के देख लेंगे? कानून के लॉजिक तो कानून में देंगे ना। आप बोलने ही नहीं दे रहे आप मुझे। एक मिनट, बाहर चल के क्या देख लेंगे सर? बहस यहाँ कर रहे हैं आप, कानून में बोल रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। वो बता रहे कानून है, तो आपको कानून का जवाब कानून से देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का हो गई मेरे पास गलत है तो बता दो भाई, डिबेट खत्म, बाहर चले जाएंगे। आप झूठ अच्छा, एक काम करते हैं, 25 साल की वकील प्रैक्टिस नहीं हो मान गई। रहे ना, जज साहब को लाते हैं बीच में। हमारे साथ जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब जुड़ चुके हैं, आप फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर, एज अ जज आज आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो फैक्ट्स पे बात करता है। यहां पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या सिविल कोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में जब सूट फाइल हो सकता है, और क्या एक ही दिन में उसको कंसीडर करके क्या उस पर कोई सर्वे का आदेश संभल जैसा आ सकता है या नहीं, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना एक्स पार्टी को सुने? सर जवाब। हेलो जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? एडमिल। यस सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, ऐसा है कि ये जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं ये सिविल कोर्ट के बिल्कुल क्लियर हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन में अगर कोई ऑर्डर किया जाता है तो उसका रीजन दिया जाता है। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में अगर कोई प्रोसीजर ऑर्डर किया जाता है तो उसके बारे में लिखा जाता है कि प्रमा फेसाई केस क्या है। अरे एक मस्जिद के नीचे मंदिर, ये कोई प्रमा फेसाई केस है? बिना किसी सबूत के, बिना उसके आप आ रहे हैं कोर्ट में और दूसरी पार्टी को मौका नहीं दे रहे हैं, ये कोई बिल्कुल नहीं सर, मैं आपसे प्रोसीजर पूछ रहा हूं सर, मैं एनालिसिस नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कानूनन ये गलत है या सही है? सिविल कोर्ट ने जो कहा एक दिन में जो फैसला सुनाया, उस पर वो सही है या गलत है? क्या कोर्ट कानून में ऐसा प्रावधान है कि एक दिन में फैसले की सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दिया जा सकता है? कोई कानून ऐसा नहीं है। कानून में क्लियर दिया हुआ है कि अनलेस अंटिल देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस एंड देयर इज अर्जेंसी,
कोई अर्जेंसी नहीं, कोई रिपेरेबल डैमेजेस नहीं, कोई वो नहीं। इनको रिपेरेबल डैमेजेस क्या हो रही हैं? अगर आज की जगह कल खुद जाता तो क्या हो जाता? कल सर्वे हो जाता तो क्या हो जाता? ये 1 महीने बाद सर्वे नहीं तो अगर वहां उस अपील में अगर जज साहब को कोई अर्जेंसी लगती है सर तो कल करा लो। लेकिन ये जो जबरदस्ती करना और बिला वजह का वो करना और इंटेंशनल ऑर्डर कराना और उसमें करना और किसी का क्या कॉम्प्लिसिटी है इन लोगों की किससे? ठीक है, ओके, दे विल हैव टू एक्सप्लेन। लेट मी आस्क टू विष्णु सर। और एक और चीज नहीं, अभी विष्णु जवाब देंगे, विष्णु जवाब देंगे, विष्णु जी बात कर रहे हैं। आप क्लियरिफाई करवा रहे हैं विष्णु शंकर सबसे पहली बात गलतियों ये है, आपके चैनल पे बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली ये बात बोल के जा रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं साबित कर दूंगा कि एडवोकेट कमिशन एक्स पार्टी अपॉइंट हो सकता है। यहाँ पे जजमेंट दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा रख लो इसे। तो मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम साबित कर देंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर एडवोकेट कमिशन का अपॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आप गलत अर्जेंसी बताइए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। वकील साहब कह रहा हूं अर्जेंसी आप बोलने नहीं दोगे, वो कह रहे हैं अर्जेंसी, आज बोलने नहीं दोगे। नहीं कामरान साहब, अब अभी बहुत सारे लोग बोल नहीं पाए। कामरान साहब 1 to 1 नहीं, एसआई का मॉन्यूमेंट कब्जा कर लिया। कामरान साहब 1 to 1 अर्जेंसी ये है कि एसआई ने एफिडेविट दिया कि हमने कुछ बता रहे किया। एसआई का मॉन्यूमेंट कब्जा कैसे किया मैं पूछना चाहता हूं। बता रहा हूं। एसआई बाहर चली गई, एसआई को भगा दिया गया, भीड़ तंत्र हो गया, मोबोक्रेसी हो गई, एसआई चली गई। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है कि नहीं है? 1 मिनट पहले बताइए। और अगर एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एसआई कब्जा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, 1 मिनट जुनायद साहब, ओके जुनायद साहब, क्या हो गया बताइए, इसका जवाब दीजिए। अरे साहब अर्जेंसी क्या थी? अरे अर्जेंसी यही है कि एसआई ने कब्जा खो दिया अपना, एसआई ने अपना कब्जा खो दिया, एसआई ने अपना कब्जा खो दिया, एसआई अपना कब्जा वापस ले। ये अर्जेंसी है, ये अर्जेंसी है, एसआई ने अपना कब्जा खो दिया। अच्छा हो गया। देखिए बॉटल गिर गई आपकी। हो गया कामरान मलिक साहब, हो गया। मैंने बीच में अनइंटरप्टेड दिया आपको। हो गया। आपने 25 बार गान बोल दी। 5 मासूम रुक जाइए। हो गया। विष्णु अभी 2 लोग उधर नहीं बोल पाए हैं, 1 लोग उधर नहीं बोल पाए हैं। अब रुकिए अभी रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अभी 2 लोग इधर से नहीं बोले, 2 लोग उधर से नहीं बोले। ओम जी अभी मैं इस सवाल पे आऊंगा। ओम जी आप इतिहासकार हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 1236 में एक सूफी संत की मौत, जय श्री राम के वहां पर एक मजार बनती है, एक दरगाह बनती है, और 2024 में आपको ये पता चलता है जय श्री राम की बात कर रहे हैं, उनको शांत कराइए। नहीं गलत नहीं, ये सारी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं सब चुप करा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं। रुकिए नहीं, कोई नहीं बोलेगा। विष्णु आप भी नहीं बोलेंगे। विष्णु चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। अभी ओम जी उपाध्याय आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। कामरान मलिक आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही। ओम जी उपाध्याय 1236 में एक सूफी संत की मौत होती है, वहां दरगाह बनती है। उसके बाद राजपूतों का शासन आता है और राजपूत जो राजा थे उनको नहीं पता चलता कि इस दरगाह को मंदिर तोड़ के बनाया गया है। आज वहां 2024 में आपको ये ध्यान आ रहा है कि वहां पर मंदिर था। गौरव पहले तो 2 बात, और वो भी केवल एक किताब के बल पे। गौरव जी केवल एक बात, और पहले अर्जेंसी क्या थी वहां? जी 1 मिनट। एक तो ये जो घुसते ही मैंने विष्णु भाई से यही कहा कि ये जो आपने टाइटल आज की रखी है, मेरी सहमति नहीं है इससे। मस्जिद के नीचे मंदिर खोज के पीछे कैसी सोच? सर लोकतंत्र में असहमत हो सकते हैं। मंदिरों को ध्वस्त करके मंदिर बनाया गया, वो बनाने के पीछे कैसी सोच थी? डिबेट तो आपको इस पे करनी चाहिए। सर आप मंदिरों को लगातार ध्वस्त करके मस्जिद बनाए गए, डिबेट उस पे होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, संभल और अजमेर का मुद्दा आपने उठाया। अभी ये बात आ रही थी कि संभल के लिए कोई एसआई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं केवल इतिहास के पन्नों के साथ, तस्नीम साहब हैं यहाँ पे और जुनैद जी, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। 3 मिनट मत करिए, 3 मिनट दे दीजिएगा। 1.5 घंटे की डिबेट में 3 मिनट मेरे लिए पर्याप्त है। मैं एकदम पन्नों के साथ वो बात स्पष्ट करूंगा कि क्यों है वो, क्या है। जी, एक तो संभल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये समझने की जरूरत है। हमारे 3 बहुत अच्छे प्रामाणिक जो पौराणिक साक्ष्य हैं
वो कहते हैं कि संभल भगवान कल्कि का वहां पे विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा, इसलिए वो हमारी चेतना में, हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र लंबे समय तक रहा। हमारा कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद और स्कंद पुराण का 10वां अध्याय, ये चीख चिल्ला के कहते हैं। ठीक है। अब आइए इस्लामिक सोर्सेस क्या कहते हैं, क्यों हम संभल पे दावा कर रहे हैं, दावा चाह रहे हैं। अजमेर पे सवाल पूछा मैंने आपसे, उस पे भी आऊंगा, बस थोड़ा दे दीजिए ना। अजमेर पे भी आऊंगा। हरबिलास शारदा की 1911 की किताब है, पेज नंबर 88, 89, 90, केवल 3 पृष्ठ पढ़ लीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और किसी आर्किटेक्चर को जानने वाले व्यक्ति को लेके उस जगह का दौरा कर लीजिए, ठीक है ना, कि कितना डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन संभल पे सुन लीजिए, मेरा सवाल इस पे ये था, ओम उपाध्याय, मेरा सवाल पहले अजमेर पे सुन लीजिए। ठीक है। 1236 में एक सूफी संत की मौत होती है, वहां पर एक श्राइन बनाई जाती है, वहां पर हिंदू भी जा रहे हैं पूजने, मुस्लिम भी जा रहे हैं पूजने, और वो श्राइन एक सूफी संत की है जिसको इस्लाम में भी बहुत सारे जो सेक्ट हैं वो बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते। उसके बाद वहां राजपूत शासन भी बहुत सारा होता है, राजा भी बहुत सारे आए और गए, उन लोगों को वो मंदिर नहीं दिखा। आज 2024 में हम बैठे हैं और एक सेना, हिंदू सेना के नाम से एक कोई संगठन आता है और कहता है कि नहीं जी, मैंने 2 साल रिसर्च किया, 1911 में किताब लिखी गई थी, उस किताब में कुछ पेजेस में लिख दिया गया कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मंदिर जैसी दिखती हैं, इसलिए ये मंदिर था, शिव मंदिर है और यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। ये कैसे संभव है सर? इसकी जांच में समस्या क्या है, किसी सच को खोजने में समस्या क्या है? और किसी ऐसे अहरे गहरे व्यक्ति ने नहीं लिखा था गौरव जी, हरविलास शारदा की किताब है और ठीक से पढ़िए उसको, जहां पे वो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है, पेज नंबर 83 to 99, केवल 3 पेजेस पढ़ लीजिए आप उसके। मेरे पास है वो पेजेस 93, 94, 96, 97 उसकी जांच हो जाए, सुनिए ना, उसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सवाल तो यही है। ओम जी, एक मिनट सही जवाब, और एक मिनट ओम जी, आपके सवाल का जवाब लेता हूं। हाँ नहीं, सही जवाब। जुनैद हारिस साहब एक मिनट, सही जवाब, बहुत देर से नहीं बोले, सही जवाब। अगर मुझे बात करने, अच्छा तो आप ही मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने क्लेम किया है तो जांच हो जाए, जांच में दिक्कत क्या है? इस छोटा सा सवाल, इसका जवाब। एकदम बिल्कुल, मैं उसी छोटा सा, जाहिर सी बात है कि जज का फैसला आ गया, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, जो भी फैसला आया मैं उसकी, मैं सिर्फ एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब हिंदुस्तान के अंदर अशोका के पोते बृहद्रथ का कत्ल कर दिया गया पुष्यमित्रा के द्वारा, और उसके बाद से लेकर, पूरी बात सुन लें, उसके बाद से लेकर के जब तक के गुप्ता हुकूमत कायम नहीं हो गई, बौद्ध विहार तोड़ दिए गए यहां से, और बहुत ज्यादा बुद्धों को मारा गया, और हिंदुस्तान से बाहर चाइना और जापान और दूसरी जगहों पर तो बौद्ध रहे, लेकिन यहां पर पूरी तरह से खत्म हुए। सवाल मैं ये कर रहा हूं कि बड़े बड़े मंदिरों के बारे में, 84,000 मंदिरों के बारे में बौद्ध भिक्षु सवाल उठाते हैं, और मैं भी एक नागरिक की है, आप अभी मेरे सवाल से आप चले गए, मैं इसीलिए आपको बीच में टोक रहा हूं। मेरा सवाल था कि वो कह रहे हैं कि भाई जांच हो, नहीं एक सवाल का जवाब आता नहीं, आप इधर चले जाते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं प्रोफेसर, के बौद्ध विहारों को नीचे से मंदिरों के निकाला जाए, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अभी इसमें आता हूं मैं। ओम जी एक मिनट, अब मैं एक ओम जी एक मिनट हो गया, ये हिंदू वर्सेस बौद्ध की तो बहस नहीं है, मैं आपका सवाल फिर भी हिंदू पक्ष तरफ लेके जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जांच हो जाए, ये एक बहुत बेसिक सा सवाल आया, तो जांच में कोई दिक्कत है तो क्या प्रॉब्लम है? इनको बोलने दीजिए। तो फिर संभल में पत्थर क्यों चल गए? मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट रुके, पत्थर नहीं फेंके, मैं आपको बता दूं 19 तारीख को पत्थर कहां फेंके गए, जब आप अयोध्या में जाकर के, मैं कहता हूं कि अयोध्या की गलियों में जाकर के अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो गलत है। आप किसी जामा मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं एक मिनट रुके, अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या तर्क है? देखिए जुनैद साहब, पहले देखिए क्या तर्क है। अजमेर शरीफ दरगाह पर क्या दावे हैं ये दिखा देते हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? हिंदू पक्ष कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता। हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 1950 में जस्टिस गुलाम हसन कमेटी की क्लीन चिट मिल चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी के सबूत मिलते हैं। दरगाह की एक इमारत की जांच की जा चुकी है, ये मुस्लिम पक्ष ने दावा किया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरगाह की खिड़कियों पर ओम और स्वास्तिक के निशान है, लेकिन चांदी का कटहरा जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, यह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है। तो अब मैं सवाल यहां पर लेकर आता हूं साध्वी प्रज्ञा भारती। एक मिनट जुनैद साहब, साध्वी प्रज्ञा भारती, मेरा एक वही सवाल है। अभी इन्होंने कहा जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है?
कितनों की जांच कराएंगे आप? कितने मस्जिदों की जांच कराएंगे? और फिर क्या ये देश का जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब नहीं करेगा? जवाब। गौरव, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरे बीच कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिकॉज बोलना बोलता है तो फिर ओवरलैपिंग हो जाती है। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों को, हिंदू समाज को, सनातनियों को, भारतवासियों को अधिकार है अपना रिच इतिहास जानने की, है या नहीं? आप लोग बताइए। हमें अधिकार है कि हम अपना रिच इतिहास जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपनी जड़ों को जाने। तो और सुनिए, एक सवाल है उसमें, कोई तो रेड लाइन कहीं ड्रॉ करेंगे आप? एग्जैक्टली, लेट मी जस्ट से इट, लेट मी कंप्लीट इट गौरव, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। 1190 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा दीन ये जो आए, मोइनुद्दीन ख्वाजा, पहले आए थे? नहीं, चिश्ती नहीं था इनका नाम, पहले चिश्ती नहीं था। ये एक सेना में शामिल होकर आए थे, और शामिल होकर जब आए थे तो पृथ्वीराज चौहान से 12वीं, बीच में मत बोलिए, 12वीं शताब्दी में ये हार गए थे। सुनिए, कहां से आए थे? संभल दे भैया। एक सेकंड प्लीज, लेट मी जस्ट एक मिनट बोलने दीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपने बोल लिया, यू हैड योर पॉइंट। सुनिए, 1190 में जब ये आए थे, आए कहां से थे? कहां से आए थे आक्रांता? मुगल कहां से आए थे? साध्वी जो आप बता रही, जिनको मोइनुद्दीन, कहां से आए थे? मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। कहां से आए थे? मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। एग्जैक्टली आए थे, नहीं एग्जैक्टली उनके साथ। सुनिए, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको बोलना, आपको प्रॉब्लम है, आप बाद में आप लोग बोलिए बीच में नहीं, प्लीज किसी का मजाक मत उड़ाइए सर, प्लीज मजाक नहीं होगा। एंड यू कैन नॉट मजाक मत उड़ाइए। प्लीज, हम यहाँ पर आए हैं एक दूसरे से हेल्दी डिस्कशन करने। इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब सत्य नहीं, रखा लेकिन जाता है कहां से आए इनके थे? सामने, कहां से आए थे? जहां से सभी आक्रांता आए थे वहीं से आए थे। मुद्दा ये नहीं है, जानकारी के बता दो, लीजिए ईरान ना। से आए थे वो। देखिए मैडम, जो ईरान से आए थे, नहीं मालूम है। बोलिए बोलिए। मुद्दा ये है कि जब वो आए तो वहां से हार के जब वापस चले गए मोहम्मद गौरी, ये यहीं पे रह गए। इन्होंने जिहाद के नाम पे लोगों को परिवर्तित किया, क्योंकि ये चिश्ती बन गए अजमेर जाकर, और सॉफ्ट परिवर्तन किया, वायलेंट नहीं था। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद धीरे धीरे, एक सेकंड गौरव, हमारी जड़ों को खत्म करने की मेरा सवाल तो सुनिए। फिर जयपुर के महाराजा वहां पर वो कटहरा क्यों चढ़ाते हैं? फिर राजपूत राजाओं ने वहां नक्काशियां क्यों कराई? क्यों वहां पे चादर भेजते हैं राजपूत हमारे हिंदू मैं आपकी राजा? बात का जवाब देती हूँ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि वहां पे जय श्री राम नहीं लगाया जा सकता, अभी जुनैद जी ने बोला ना कि अब जामा मस्जिद के आगे जय श्री राम नहीं लगा सकते। अब इनकी गंगा जमुना तहजीब कहां गई? अब भाईचारा कहां गया? और अब सेक्युलरिज्म कहां गया? आप हमारे देश में रहकर हमें ही दबाएंगे, क्या ये ठीक है? आप मुझे बताइए। सवाल नहीं था, आपका सवाल है या नहीं? 1236 में एक दरगाह के बाद आज 2024 में जिसका हम सवाल कर रहे हैं, आप एक बात इस तरह बताइए, के मामले हमारा लगातार अधिकार है उठेंगे या तो नहीं? देश का सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होगा। एक मिनट गौरव, हमारा अधिकार है या नहीं अपने रिच इतिहास को जानने का? तो वही कह रहा हूँ, कहीं तो रेड लाइन ड्रॉ करेंगे आप। तो ड्रॉ कर तो रही है, मांगा तो था, बोला तो था, अयोध्या काशी मथुरा दे दो, नहीं रुके ना, नहीं रुके ना। अरे आपस में नहीं बात करिए, आपस में मैं आ रहा हूँ। तस्लीम रहमान साहब आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा लिख दे, तीन ही मंदिरों में ये डिबेट डिरेल हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तीन चीजों की बात थी। वीएचपी ने अपने रेजोल्यूशन में तीन चीजें कही थी, काशी, मथुरा और अयोध्या, जिस पर सहमति बन गई थी। लेकिन अब उसके बाद इस तरह के लगातार मामले उठेंगे तो उसका माहौल उसका देश के माहौल पर असर होगा कि नहीं? देखिए, सुनिए, देश के माहौल में सौहार्द और सद्भावना बनाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, सभी का कर्तव्य है और सभी का दायित्व भी है। और अगर ये लोग उसका साथ नहीं देते तो इनके ऊपर है, क्यों ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? ओवैसी को क्या आवश्यकता है भड़काऊ भाषण देने की? तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की दरगाह पर चादर भेजी है। दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। नहीं, एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखिए, ये चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर चादर भेजी है। तो क्या हम अपना इतिहास नहीं जाने? अगर प्रधानमंत्री ने भेज दी तो क्या मैं अपना इतिहास नहीं जानूं? मतलब अगर महादेव का मंदिर है तो अरे तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये थोड़ी कि हम नहीं उसका वो कर सकते हैं। कैसी बात? हम सनातनी है, मतलब मेरा अधिकार है जानने का। तो उनकी चादर भेजना गलत है? मैंने तो नहीं बोला उनकी चादर भेजना गलत है या सही है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता कि अगर प्रधानमंत्री ने करा है तो मेरा अधिकार नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, अधिकार है जानने का, और ये कोर्ट भी कहता है कि चरित्र जानने का अधिकार है।